बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। और एक खुसूसी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जब भी जुमे की नमाज़ का एहतमाम करें तो ये जो मौजूदा हालात हैं ज़रूर अल्लाह ताला के हुजूर सरबसुजूद होकर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से हमें निकाले। मुश्किल वक्त इस तरह से है कि केसेस रोज़ाना मतवातर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके साथ साथ अमवात हो रही हैं, जो कि 24 घंटे का फिगर्स जो कि न्यूज़पेपर के मुताबिक मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो 28 अमवात जो हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुई हैं। आगे चल के अपडेट जैसे ही कोविड की आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगेन बार बार ये चीज़ें मेंशन करने का मकसद क्या होता है कि आप लोग मोहतात रहें, एहतियात करते रहें, क्योंकि निज़ाम ज़िंदगी तो कभी नहीं रुक सकता। हम भी अपने ऑफिस हर रोज़ आते हैं, घरों को जाते हैं, ज़रूरी काम निपटाने के लिए घरों से बाहर भी जाते हैं, लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जिनका हर रोज़ जिक्र किया जाता है और वो ये हैं कि आपने मास्क पहनना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, हाथ धोते रहना है। जब तक आप ताउन नहीं करेंगे हालात बेहतर नहीं हो सकते। बाकी रह गई चीज़ें गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पर कुछ अच्छे इकदाम भी हैं, जो अच्छे इकदाम नहीं हैं उनको हम पॉइंट आउट भी करते हैं। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप किस कदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। खैर, आगे चल के प्रोग्राम में हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। आज की खबरों की तरफ भी बढ़ेंगे। आगाज़ कर लेते हैं पहले सेगमेंट से, जानते हैं मौसम की सूरत हाल। इंटरेक्टिव की तरफ मैं जाऊंगी और आज डिटेल मौसम की क्या रहेगी, टेम्परेचर क्या रहेगा दिन भर आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले इस वक्त मौसम बाहर कैसा है, 10 बजे से आगाज़ कर लेते हैं। टेम्परेचर 10 बजे का क्या है बाहर जी, आपके सामने है 26 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, वेदर सनी होगा और 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी गर्मी की शिद्दत में हम देख रहे हैं इजाफा होता चला जा रहा है। और उसके बाद 32 डिग्री सेंटीग्रेड दोपहर 3 बजे का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। 6 बजे मौसम कैसा होगा, बेहतर हो जाएगा जी, कुछ मौसम 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। रात 9 बजे का टेम्परेचर जी वेदर क्लियर होगा और दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। ये है आज दिन भर का टेम्परेचर जो कि आपके साथ हमने शेयर किया। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। दुकानदारों का साफ इनकार, चीनी के सरकारी निर्ख धरे रह गए। शहर लाहौर के कई इलाकों में चीनी की किल्लत, दावों के बावजूद बहरान बरकरार। शेरावाला फ्लाईओवर, गुलाब देवी शाहकाम अंडरपास मंसूबे के लिए 4.5 अरब जारी। फैक्ट्री मुलाजिमीन को भी घर देने का ऐलान, डिफेंस रोड पर 1500 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। और रिंग रोड अथॉरिटी को तजावुजात, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर जुर्मानों के इख्तियारात। जी तो नाज़रीन, ये हैं आज की टॉप स्टोरीज, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और अंदाज़ा हो रहा है कि गर्मी की शिद्दत में किस तरह से इजाफा हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी महसूस हो रही है। खैर, आगे चल के मौसम की डिटेल्स भी हमने आपके साथ शेयर करनी है, बाहर का मौसम भी आपको बताएंगे, हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन करेंगे। फिलहाल टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं और इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर साउद बट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साउद। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्लाह का शुक्र। आप साउद, एक सिलसिला हमने शुरू कर रखा है, क्योंकि आप लोग फील्ड में जाते हैं, ज़्यादा गौर से चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, तो मौजूदा कोविड की सूरत हाल को देखते हुए किस तरह देखते हैं लोगों के रवैये, लोग क्या SOPs को फॉलो कर रहे हैं? SOPs के हवाले से अब जो पहली वेव थी ना, उसमें तो लोग बहुत ज़्यादा सिंसियर और घबराए भी हुए थे। और आप देखते थे कि आप किसी भी घर जा रहे थे तो सबसे पहले लोग आपको दाखिला नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि जी कोशिश करें कि आप हमारे घर ना आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। रिश्तेदार आपस में नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। लोग समझ रहे हैं कि थर्ड वेव जो है वो सिर्फ उसको हो रही है जो सिर्फ बीमार है, या ये अभी भी लोग समझते हैं कि मिथ है। लॉकडाउन आपने देखा है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा है, लेकिन आप जाके कभी देखें बाजार में किसी बंदे ने लॉकडाउन के ऊपर कोई अब लॉकडाउन इंश्योर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो तो लोगों ने नहीं ना लॉकडाउन को करना कि जी अगर लॉकडाउन किया गया है वो तो पहले वाला लॉकडाउन हुकूमत को ही करना चाहिए ना। लॉकडाउन के लिए गवर्नमेंट ने इस टाइम सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि इसी पे डिस्कशन नहीं हो पा रही कि लॉकडाउन मुकम्मल होना है या लॉकडाउन स्मार्ट होना है। स्मार्ट लॉकडाउन को लोग लॉकडाउन मान ही नहीं रहे।
आप बाज़ारों में जाके देखें, लोग आ रहे हैं बगैर मास्क के आ रहे हैं और फिर रहे हैं। एनफोर्समेंट का भी मसला है। कल की खबरें थी कि जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, खासतौर पे शादमान का इलाका, वहां पर पुलिस इंतजामिया मौजूद ही नहीं है, ना वहां पर टेंट्स लगाए गए हैं। दैट इज माय पॉइंट ना, पहले आपने लोगों को खौफ में मुब्तला किया, पुलिस बाहर मौजूद होती थी, इंतजामिया मौजूद होती थी, लोगों को पता होता था जी अगर हमने ये गली क्रॉस की तो पुलिस हमें रोक लेगी। अब कुछ ऐसा माहौल बनाया ही नहीं जा रहा ना, तो लोगों को वो खौफ बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। सेकेंडली, ये जो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं अस्पतालों में, हम बार बार ये कह रहे हैं वेंटिलेटर्स की कमी है, जगह कम पड़ती जा रही है। बाजारों की अगर हम स्पेशली बात कर लें तो बाजारों में कभी देखा है कोई चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम वहां पर पहुंची है, कभी देखा आपने? बाजारों में अगर आप विजिट करें ना, तो सिर्फ और सिर्फ जब 6 बजते हैं ना, मार्केट बंद करने का टाइम है, उस वक्त आपको पुलिस इंतजामिया वहां पर नजर आ रही है। लेकिन सारा दिन में अगर एनफोर्समेंट की कोई बात हो, पुलिस हो, जिले इंतजामिया हो, तो वहां पर ये शदीद मसला आ रहा है। लोग जो मार्केट में जा रहे हैं उनको ये पूछा नहीं जा रहा, और इसमें मैं सिर्फ जिले इंतजामिया को नहीं, मैं दुकानदारों को भी कसूरवार ठहराऊंगा। जब बार बार गवर्नमेंट ने कहा है कि आप कस्टमर को विदाउट मास्क एंटर ना होने दें, उस पर एसओपी पर अमल ही कोई नहीं कर रहा। लोग सिर्फ देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस चलना चाहिए। क्योंकि दुकानदार ये जरूर चाहते हैं मार्केटें खुली रहें, बंद हो तो फिर उनके एहतजाज शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो ये चीज इंश्योर नहीं करा रहे को एसओपी पर अमल करेंगे। साउद, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अपडेट अभी हमारे पास कोविड की मौसूल हुई है, आप तक पहुंचा देते हैं। शहर में कोरोना से मजीद 33 कीमती जिंदगियां जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। ये अभी हमारे पास फिगर्स पहुंची हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। जाहिद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। जाहिद साहब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसकी शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 33 कीमती जिंदगियां जो है वो मोहलक वायरस निकल गया है। इसके साथ साथ 1347 नए मरीज जो है उनकी तस्दीक की गई है, जबकि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बतदरीज मरीजों की तादाद बढ़ रही है और इस वक्त 761 मरीज जो हैं वो अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें से 208 मरीजों की हालत जो है वो तशवीशनाक है, जो वेंटिलेटर पर हैं। और इस वक्त जो अस्पतालों में सूरत हाल है कि 90% तक जो आईसीयूज और वेंटिलेटर के हमरा जो बेड्स हैं वो भर चुके हैं। जाहिद चौधरी साहब, ये बताइएगा, ये जो रोजाना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, महकमा सेहत का इसमें क्या कहना है? वजह क्या करार दी जा रही है? हम तो देख रहे हैं गवर्नमेंट भी कार्रवाइयां कर रही है, बार बार एसओपीज की भी बात की जा रही है, लॉकडाउन भी किया गया है, लेकिन कोई एक दिन गुज़श्ता हफ्ते में ऐसा नहीं गया कि हमें केसेस कहीं ना कहीं कम रिपोर्ट होते हुए नजर आए हों। देखिए ना, जो हालिया जो लॉकडाउन जिसे कह लें या जो कदगन कह लें, जो मुख्तलिफ जो समाजी और कारोबारी सरगर्मियों के ऊपर आयद की गई है, जो उनको महदूद किया गया है, उसका शायद अभी तक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की नज़र में ये अभी तक उसका इम्पैक्ट सामने नहीं आया। ये उससे पहले का स्प्रेड है जो अभी तक चल रहा है और इसके केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन इस हवाले से जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि चूंकि शहरी जो हैं वो उस तरह अभी भी उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है वो ये केसेस जो है वो बदस्तूर शहर में रिपोर्ट हो रहे हैं। और अब ना सिर्फ ये लाहौर में बल्कि अगर पंजाब भर में देखा जाए तो ये हालिया लहर जो है वो इसमें बहुत तेजी के साथ ये जो केसेस हैं ना सिर्फ वो बढ़ रहे हैं बल्कि ये फैलने का अमल जो है इस वायरस के वो बदस्तूर अभी तक जारी है। ठीक है जाहिद साहब, ये कहिएगा कि वैक्सीनेशन का अमल जो है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार है। आपको नहीं लगता कि अब इसको बढ़ाने की ज़रूरत है? क्योंकि अब लोग एक्चुअली वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उस तरह से गवर्नमेंट के इंतजाम मौसर नहीं है। जी बिल्कुल, ये जो सरकारी सतह के ऊपर वैक्सीन लगाने का अमल है, ये जब शुरू किया गया था तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आगाज हुआ। बहुत तेजी के साथ जो है वो शहरी जो है वो राग़ब हुए वैक्सीनेशन के लिए और उनकी जानिब से जो है वो आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया, उनकी वैक्सीनेशन शुरू हो गई। लेकिन फिर जो है वो इसमें एक कमी वाक़या हुई और इस वक्त हालत ये है कि 23,000 का जो हदफ है वो मुकर्रर कर रखा है एनसीओसी ने, और उसमें से भी सिर्फ 8,500 अफराद को जो है वो वैक्सीन रोजाना लग रही है। पूरे सूबे में, न सिर्फ लाहौर बल्कि सूबे भर में सिर्फ 8,500 अफराद जो है वो वैक्सीनेट हो रहे हैं। और माहिरीन ये कहते हैं कि अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन हुई तो 8,500 के हिसाब से रोजाना अगर वैक्सीन लगाई जाती रही तो पंजाब की जो आबादी, बालक आबादी है, उसकी वैक्सीनेशन के लिए 19 बरस से जायद का अरसा दरकार होगा।
हालांकि जो 23,000 का हदफ है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 23,000 अफराद को वैक्सीन लगाने से भी 7 साल से ज्यादा अरसा लगेगा पंजाब पूरे को वैक्सीनेट करते हुए। तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस पे माहिरीन की राय है कि इसको मजीद डिसेंट्रलाइज किया जाए, एट द डोर स्टेप लोगों तक पहुंचा जाए और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव अंदाज में जो है ये वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो। जिस तरह बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, उस तरह उन्हीं सेंटर्स को, जो बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, उनको बड़ों के वैक्सीनेटर सेंटर के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाए, ताकि हर इलाके में वैक्सीन अवेलेबल हो और लोग बआसानी वहां से अपनी वैक्सीनेशन बिल्कुल, क्योंकि हल ही एक ये रह गया। थैंक यू सो मच। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल में काफ़ी हमें आगाह किया कि क्या सूरत हाल है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है। जब वापस आएंगे तो चीनी के सरकारी नर्ख मुकर्रर तो कर दिए जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करवाना क्यों एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और खबर यह है कि शहर के कई इलाकों में अभी भी चीनी की किल्लत है। सरकारी निर्खनामा जारी कर दिया गया, लेकिन इंप्लीमेंट कौन कराएगा? कमिश्नर साहब खासे मुतहरिक नजर आए थे और कहा था जी कार्रवाई होगी जखीरा अंदोजों के खिलाफ और कभी भी मुआफी नहीं मिलेगी उन लोगों को जो कि चीनी सरकारी नर्ख से जायद जो है वो वसूल करे। फिर हाईकोर्ट की जानिब से भी वाज़ेह अहकाम जारी किए गए, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि शहर में आप चीनी के सरकारी नर्ख को जो है वो इम्प्लीमेंट करा सके। आगे माह मुबारक की आमद है, लोगों की अब कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। साउथ क्या कहेंगे आप, क्या हालात बाहर देख रहे हैं? कभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीमें आपको नजर आई हैं कार्रवाइयां करते हुए, सरकारी नर्ख पर अमल दरामद कराते हुए? वैसे अनफॉर्चुनेट तो ये था कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम इस तरह मार्केट में नज़र नहीं आ रही थी आपको, लेकिन कल कमिश्नर जो लाहौर हैं उन्होंने बड़ी सख्ती से डीसी को कहा कि जी आप माफ़ी ना दें और ये किसी माफिया से कम नहीं है और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनके लिए जितने भी मुश्किल तरीन अल्फाज यूज़ किए जाएँ वो कम है। मतलब अगर कोर्ट ने कहा है कि 85 रुपए पे आपने सेल करनी है, तौर पर हाईकोर्ट के अहकाम थे, हाईकोर्ट ने कहा है कि जी आपने 85 रुपए बेचनी है, तो दुकानदार कह रहे जी हमने तो 96 रुपए मिल रही है, हम 85 रुपए कैसे दुकानदार राइट पे हैं? क्योंकि आपको अब ये जो बिल्कुल एंड पे जाके जहां से ये नर्ख निकल रहे हैं, जो महंगी चीनी दे रहे हैं, दुकानदार बेचारों का क्या कसूर है? मुझे तो ये नहीं समझ आती। आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी अगर 4-5 कार्रवाइयां करती है तो उन्हीं दुकानों पर जाके करती है। अकबरी मंडी में देखना है, जो सट्टाबाज जो चीनी के रेट मुकर्रर कर रहे हैं, वहां से जब तक हालात कंट्रोल नहीं होंगे, दुकानदारों का क्या कसूर है? सबसे बड़ा मसला यही है कि जितनी भी जिले इंतजामिया है वो मुतहरिक तो आपको नजर आ रही है और वो जा रही है दुकानों पर, लेकिन मिल के पीछे जो मसाइल चल रहे हैं आप देखें, FIA ने इस पर टेकअप किया हुआ है और ये बहुत बड़ा स्कैंडल, पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा तरीन स्कैंडल है जो शुगर माफिया का स्कैंडल है, उस पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये रेट से वो नीचे नहीं ला पा रहे। मिल के पास आप जाते हैं तो मिल वाले तो शायद अंदर भी ना जाने थे जिले इंतजामिया को, लेकिन दुकानों पर जाके आप कहते हैं जी ये 85 रुपए बेचे। अब किस तरह ये मुमकिन है कि दुकानदार 96 रुपए लाए और उसको 85 रुपए बेचे? यही वजह है कि दुकानदार भी शायद कोई बीच में कोई 2 नंबर फेवर ले रहा है और वो 96 रुपए लेके तो 100 रुपए बेच रहा है और कहते हैं जी मैं नहीं ले सकता। अगर जिले इंतजामिया पीछे इंश्योर करवा रही है तो आगे दुकानदार नहीं बेच रहा, अगर दुकानदार को फोर्स कर रहे हैं तो वो कहते हैं जी चीनी कोई नहीं है। आपने देखा है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त कहीं चीनी नहीं मिल रही और वो कह रहे हैं कि हमने 85 रुपए नहीं बेचनी, जिसने लेनी है 100 रुपए ले। अब कमिश्नर ने ड्यूटी तो लगा दी है DC की और कहा है कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स के साथ बाजारों में रहेंगे और इसको इंश्योर करेंगे कि 85 होगी। लेकिन अगर दुकानदार कहते हैं जी चीनी मेरे पास नहीं है, तो फिर आप किस तरह आम सार्फिन को ये 85 रुपए पहुंचाएंगे? सवाल तो ये है। और अगर आपने 85 रुपए की चीनी खरीदनी है तो लोगों का ये भी हमारे तक शिकायत मौसूल हो रही है कि इंतहाई सब स्टैंडर्ड है, वो पाउडर वाली फॉर्म में वो चीनी है कि ना तो उसका जायका है। खैर, कमिश्नर साहब ने ये मामला जो है वो अच्छे खासे तरीके से टेकअप किया है और DC साहब से उन्होंने कहा भी है अब आने वाले दिनों में हमारे रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट करते रहेंगे, आप तक हम अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे कि आया हालात क्या है, क्योंकि गालिबन ये 4 रोज रह गए हैं, आगे फिर माह मुबारक है, लोग अपनी ग्रॉसरी वगैरह जो है सभी लोगों को पता है कि इकट्ठी खरीदारी कर लेते हैं। तो इस पे अगर आप माफिया को खुली छूट दे देंगे और दावे आप ये करते रहेंगे कि हालात आपके कंट्रोल में हैं, तो आई एम सॉरी, ये चीजें जो है इस तरह से चलने वाली नहीं है। हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस हद तक आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो कि सिर्फ बातों तक कार्रवाइयां करते हैं, 1-2 जगह पे आपको कार्रवाई नजर आती है। फिलहाल एज सच मार्केट में अभी भी लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं और कार्रवाइयां सिर्फ छोटी दुकानों तक महदूद हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं और खबर यह है शेरावाला फ्लाईओवर गुलाबदेवी शाखा अंडरपास मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए जारी। महकमा खजाना ने तीनों मेगा प्रोजेक्ट के लिए रकम LDA के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। ये एक बड़ा स्टेप था जो कि उठा लिया गया। इसके बाद ये तीनों बहुत अहम मंसूबे हैं, इन पर काम का आगाज कब होगा ये भी हम जानेंगे। साउथ बताइएगा, ट्रैफिक मसाइल हल हो जाएंगे शहर के? ये जिन की पॉइंट्स पर ये शाकाम फ्लाईओवर और शेरावाला अंडरपास, साथ जो अब बाहर गुलाब देवी हॉस्पिटल है मेन फिरोजपुर रोड पर, ये बिल्कुल चोकिंग पॉइंट्स है। आप देखें कि इससे सबसे बड़ा फायदा आपकी फ्यूल सेविंग में है। शाकाम फ्लाईओवर पर जो लोग वहाँ पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं, तकरीबन 2-2 घंटे 2.5 घंटे वो उस चौक पर फंसे रहते हैं, क्योंकि हैवी ट्रैफिक ने भी वहाँ से गुजरना है, डिफेंस रोड वहाँ से क्रॉस करता है और लोगों ने हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर भी एंटर होना है। अब जब फ्यूल सेविंग होगी तो ये अल्टीमेट बचत है आपके गवर्नमेंट एक्सचेकर की, क्योंकि आप लोग देखें, आप फ्यूल सारा बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उस पर आप डॉलर्स पे करते हैं। अगर अल्टीमेटली हम चोकिंग पॉइंट्स पर लाहौर समेत पूरे पंजाब में आप देखें, 4 अरब रुपए लाहौर के लिए और 2 अरब रुपए पूरे पंजाब भर की सड़कों के लिए उन्होंने मुख्तस किए हैं। अगर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट एक्सचेकर का ही फायदा है। लेकिन एक और चीज हमने देखा है कि यहाँ पर जब भी तरक्याती काम हुए हैं, जितना सफर शहरियों को करना पड़ता है, क्योंकि जो टाइम लिमिट दी जाती है कभी भी उस पर आपका मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। और ये तीनों बड़े मंसूबे अगर काम इन पर शुरू हो जाता है तो आपकी ट्रैफिक को संभालना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और फिर ये टाइम अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो मेरे ख्याल से चीजें वाकई जो है वो संभालना इतना मुश्किल हो जाएगा कि लोगों के लिए ये चीजें जो अजाब बन के रह जाती। फिलहाल दुर्रे नायाब ने ज्वाइन किया है। दुर्रे नायाब, एक बड़ा स्टेप था जो कि अब जो है वो अबूर हो चुका है। 4.5 अरब रुपए जो है जारी हुए हैं। इस पर पहले तो ये बताइएगा काम का आगाज कब से किया जा रहा है? जी बिल्कुल अना, देखिए हमने हमेशा इस चीज को मुस्बत तनकीदी जायजा लिया कि प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहे, काम का ताखीर हो रही है और सारे कागजी प्रोजेक्ट जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब अमली तौर पे जब वज़ीर-ए-आला पंजाब खुद मुतहर्रिक हुए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ना सिर्फ कागजों से वापस आपको नजर आए मौके पे और अब होना शुरू हो गए हैं। ये खास तौर पे वो फंड्स हैं जो लाहौर शहर के मेगा प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी थे। पहले तो पीटीआई गवर्नमेंट को समझने में ये वक्त लगा कि लाहौर की तरक्की बहुत जरूरी है, उसकी तरक्की नहीं रुकनी चाहिए। आबादी बढ़ रही है, बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट डिजाइन किए गए, फिर LDA ने एफर्ट करके इसमें जो पैसे लाए हैं, ऑरेंज लाइन के सरप्लस पैसे जो पड़े थे, वो तमाम फंड्स रीयूटिलाइज करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट पे लगाए जा रहे हैं। अब 14 तारीख को शाकाम फ्लाईओवर का टेंडर ओपन हो रहा है। 15 तारीख को वज़ीर आला को दावत दे दी गई है कि 15 अप्रैल को आके मौके पर संगे बुनियाद रखें। इसी तरह उसी मंथ में ये अप्रैल के अच्छा दुर्रे नायाब, मुझे ये बताइएगा क्या स्टेप वाइज इन मंसूबों का आगाज होगा? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस मंसूबे को दी जा रही है और फिर किसकी बारी आएगी? किस तरह से काम मुकम्मल, क्योंकि तीनों अगर एक साथ शुरू हो गए तो शहर की ट्रैफिक तो संभाले नहीं संभलेगी। लेकिन ना टाइम बहुत मैटर करता है। अब जो मैं उस दिन आपके साथ बात कर रहा था कि ये प्रोजेक्ट जो है शाकाम चौक, इसके लिए 6 माह सोचा जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली अब उसके लिए 10 माह रख दिए गए हैं क्योंकि मुश्किल प्रोजेक्ट है। और अगर फौरी तौर पर रातों रात ये दिन रात एक भी कर दें तो इसको टाइम चाहिए होगा, ट्रैफिक गरम भरम हो जाएगी, उसकी प्लानिंग करनी होगी, तो थोड़ा सा टाइम रियल टाइम रखना चाहिए। इसी तरह गुलाब देवी अंडरपास और फिर शेरावाला फ्लाईओवर होगा। तीनों के टेंडर इसी माह मुतवक्के हैं और इसी माह के आखिर में या अगले माह के आगाज में काम शुरू होगा। और इसके लिए खास तौर पर ये जो DDLT है, इनकी एफर्ट है, इनको जहां क्रेडिट देना चाहिए वह देना चाहिए। इन्होंने जो काम किया है, जिस तरह से प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड पे लाए हैं, पैसे लेके सरकार से आए हैं, वो भी इस सरकार में जिनके पास पैसे ही नहीं है तरक्याती कामों के लिए, वहां से लेके लाहौर के लिए पैसे लेके आना, ये एक बहुत बड़ा मरहला था। तो ये मरहला अबूर कर लिया गया। लाहौर शहर इस वक्त 3 मेगा प्रोजेक्ट तरफ जा रहा है। ट्रैफिक के मसाइल होंगे, लोगों की पेशेंस का इम्तिहान होगा, सबर का भी पैमाना लबरेज होगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट जितनी जल्दी शुरू होंगे उतनी जल्दी खत्म। ठीक है, आपने कहा प्रोजेक्ट जितनी जल्दी शुरू होंगे उतनी ही जल्दी खत्म होंगे। प्लानिंग बहुत मैटर करती है। तीनों मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और आगे जैसा कि हमने लास्ट शो में ये बात भी की थी कि प्लानिंग में ये चीजें देखनी होंगी कि मॉनसून का मौसम भी शुरू होने वाला है, तो इन सब चीजों को क्या मलहूज़े खातिर रखा जा रहा है? प्लानिंग इन सबको देख के की जा रही है? दुर्रे नायाब, आप सुन पा रहे हैं? लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई है। खैर, ये शहर के बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और प्लानिंग इसके लिए साउथ बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमारे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के में एक मुकम्मल हुआ है, उसका टाइम फ्रेम क्या दिया गया था, किस टाइम में मुकम्मल हुआ। फिर जब इस तरह से मंसूबे जो हैं वो लटक जाते हैं, मसाइल इतने आ जाते हैं, नाकिस प्लानिंग के भेंट चढ़ जाते हैं, मंसूबे बीच में इतने सारे मसाइल आ जाते हैं, होता क्या है कि आवाम के लिए मंसूबे वबाले जान बन जाते हैं। सबसे बड़ा मसला मंसूबों में यही रहा है कि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ये समझने में कुछ 2-2.5 साल लगा गई कि रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उनकी प्रायोरिटी में नहीं था।
अब सबसे बड़ा मसला किसी मंसूबे में ये आता है कि आपने 4 अरब रुपए जारी कर दिए, क्या ये 4 अरब रुपए में बन जाएगा? सवाल ये है। 3 बड़े मंसूबे हैं। अब सबसे बड़ा मसला वहीं आएगा जब उसकी दूसरी किस्त की बारी आएगी और ठेकेदार कहेगा जी मैंने 70% काम मुकम्मल कर दिया, मेरी पेमेंट रिलीज करें, मैं बाकी इसको फाइनल करूं। जिस तरह आपने देखा कि जो लाल शहबाज कलंदर अंडरपास बना उसमें फिनिशिंग में बड़े दिन लग गए, उसकी साइड रोड्स का बड़ा मसला हुआ, जो वहां पर लोग रहते हैं उनको बड़ा मसला और ये हुआ था कि वो प्लानिंग नाकिस थी, मौसम नहीं की गई थी, जिसकी वजह से मसाइल उसमें आते रहे। दुर्रे नायाब ने एक बार फिर से ज्वाइन किया। दुर्रे नायाब, एक और अहम चीज आपसे जानना चाह रहे हैं, LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे का आज संगे बुनियाद रखा जाना है, क्या प्लान इसके लिए तश्कील दिया गया है, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अना हल्लोकी के मकाम पर बिल्कुल रिंग रोड से मुंतसिल 8000 केनाल पर ये पहला फेज होगा और इसमें जो फ्लैट्स की मनसूबाबंदी की गई है वो कम आमदन वाले हैं। ऐसे लोग जो बेचारे बिल्कुल ना कोई हैसियत इस तरह की रखते हैं कि वो यकमुश्त प्लॉट ले सकें और उस पर घर बना सकें या इतनी बैंक गारंटियां दे सकें कि उनको कोई बैंक लोन दे, उनके लिए डिजाइन किया गया। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम मॉर्गेज फाइनेंसिंग के तहत ये तमाम अपार्टमेंट दिए जाएंगे। अपार्टमेंट पहले मिलेगा, किस्त बाद में शुरू होगी। अच्छा दुर्रे नायाब, हमारे पास वक्त कम है, संगे बुनियाद तो रख दिया जाएगा, कौन लोग इससे मुस्तफिद हो सकेंगे, क्या तरीकेकार होगा, जल्दी से ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसमें 4000 अपार्टमेंट्स हैं। सरकारी मुलाजमीन जो कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उनके लिए 50% कोटा है। जो आम शहरी हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए बाकी कोटा है। और पहले फेज में 4000, दूसरे फेज में 31000 है। और 50,000 से कम आमदन वाले जो जिनके पास ज़राए हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी है, गैर सरकारी नौकरी है, चाहे उसका छोटा कारोबार है और उनके पास कोई जायदादें नहीं है, वो इसके मुतहम्मिल और वो दे सकते हैं और उन्हीं को ही स्क्रूटनी में फाइनल किया जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद थे और इस खबर से हमें दुर्रे नायाब ने आगाह किया। फिलहाल ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो हमने अगली खबर डिस्कस करनी है और अगली खबर अच्छी तो खबर है फैक्ट्री मुलाजिमीन के लिए जिनको घर देने का ऐलान किया गया है, लेकिन अब ये ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होगा, इसका प्लान क्या बनाया गया है, मैं साउथ से जानूंगी। फिलहाल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस खबर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी, और अगले जो कि हम डिस्कस करेंगे, फैक्ट्री मुलाजमीन को घर देने का ऐलान किया गया है। अब ऐलान तो कर दिया गया, इसके लिए प्लान क्या बनाया गया, साउथ बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है ये, खास तौर पे कल मिनिस्टर लेबर ने 42 से खुसूसी इस पर गुफ्तगू की। फैक्ट्री मुलाजमीन जितने भी पंजाब भर में जिनकी सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन है, इस वक्त उसकी तादाद है तकरीबन 11.5 लाख आपके पूरे पंजाब भर में, और जिनको फ्लैट्स मिले हैं उनकी तादाद नॉट मोर देन 2000 है। तो तकरीबन ये 9,500 लोग हैं जिनको फ्लैट्स मिलने हैं। इस पर गवर्नमेंट ने प्लान बनाया। पहले ये था कि वर्कर्स वेलफेयर फंड के अंदर से ये फ्लैट्स बनते थे जो लेबर कॉलोनीज थी, लाहौर में डिफेंस में है, सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास भी है। तो वर्कर वेलफेयर फंड से जो बनती थी तो उसमें सिर्फ वर्कर वेलफेयर फंड की कंट्रीब्यूशन वाले आते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है प्राइम मिनिस्टर का, उसके तहत पंजाब गवर्नमेंट ब्रिज फाइनेंसिंग करेगी विद बैंक्स और वो तमाम की तमाम जो फ्लैट्स बनाए जाएंगे वो सीधा सीधा उसकी जो किस्त है वो बैंक्स वसूल करेंगे। इसमें जो कैच है फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए वो ये है कि 7,000 से लेके 15,000 इसकी इनिशियल किस्त रखी जाएगी स्टार्ट में और उसको आगे बढ़ा के 20,000 तक किया जाएगा। जिस भी फैक्ट्री मुलाजिम की कम से कम वेज 17,000, 5,500 और मैक्सिमम 30,000 है या फैमिली इनकम 30,000 के अंडर है, वो इसके लिए एलिजिबल है। अब जितने भी पंजाब के फैक्ट्री मुलाजमीन हैं उनके लिए ये खबर बहुत अच्छी है। और कल जो वज़ीर लेबर पंजाब है अंसर मजीद खान, उन्होंने कहा कि हम लाहौर के डिफेंस रोड पर हमारे पास एक जगह पड़ी हुई थी, उस पर हम 1500 फ्लैट्स इनिशियली बना रहे हैं। सही। और उसकी अलॉटमेंट पॉलिसी के लिए जो वर्कर्स वेलफेयर फंड की हाउसिंग स्कीम है उसमें अलॉटमेंट पॉलिसी भी चेंज कर रहे हैं। पहले ये जितने भी फ्लैट्स थे ये फैक्ट्री मुलाजमीन को मिलते थे आर्जी बेसिस पर और मालिकाना हकूक नहीं थे। उस पर प्रॉब्लम ये आया कि जो लाहौर में डिफेंस कॉलोनी में बने हुए हैं 1296 फ्लैट्स, उसमें तकरीबन 400 पर कब्जा था। अब गवर्नमेंट ने कहा कि जब कब्जा ही हो जाना है तो क्यों ना मालिकाना हकूक पर दे दे और उनसे उसके पैसे ले लें। तो ये अब वजीर लेबर कह रहे हैं कि विद इन 1 ईयर ये 1500 फ्लैट्स बन जाएंगे और 7,000 इसकी आपकी इनिशियल किस्त होगी और कोई भी फैक्ट्री मुलाजिम इसके लिए एलिजिबल है। तो ये अब बाकायदा इस पर शुरू हो जाएगा और वो कह रहे हैं कि सिर्फ लाहौर नहीं। अच्छा, आने वाले साल में ये मुकम्मल होगा तो कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह का अमल बताया गया है कि किस तरह से शुरू किया जाएगा? लोग अपने कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करा सकते हैं जो कि इससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं?
नहीं, इसमें ये है कि जो भी सोशल सिक्योरिटी के पास पहले से रजिस्टर्ड है, जैसे सिर्फ, मैंने आपको बताया कि 11.5 लाख वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं। अब जब 1500 फ्लैट्स टोटल बन जाएंगे उसके बाद इसकी बैलेटिंग होगी। जो दरखास्तें हैं ये 1500 बनने के बाद लेंगे, क्योंकि अगर आप पहले दे देंगे तो वो रिकॉर्ड आगे पीछे हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर कहते हैं पहले बनने दें फिर हम दरखास्तें ले लेंगे। सही। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे मीडिया मुलाजिमीन का जिक्र भी किया गया है। तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए मीडिया नुमाइंदगान और सरकारी अफसरान कमेटी में शामिल होंगे, वजीर लेबर की जानिब से कहा गया है। ये क्या मामला है साउद? ये परसों ना एक DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा कि मीडिया के नुमाइंदों को हमने सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर करना है। इस पर कल जो वजीर लेबर है वो कह रहे हैं कि हमने कमेटी बनानी है जिसमें 2 नुमाइंदे होंगे फ्रॉम मीडिया हाउसेस, 2 नुमाइंदे होंगे फ्रॉम लेबर डिपार्टमेंट, 2 होंगे फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी। तो 6 बंदों की ये कमेटी होगी और जितने भी मीडिया हाउसेस में काम करने वाले मुलाजमीन हैं जिनकी सैलरी 22,500 से कम है, सही, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहले तो आप एलिजिबल हो जाते हैं हेल्थ बेनिफिट के। 1 साल के अंदर आप तकरीबन 10 लाख रुपए का हेल्थ बेनिफिट उठा सकते हैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में, पूरे पंजाब भर में जितने भी मीडिया हाउसेस के जो वहाँ पर रजिस्टर्ड लोग होंगे। साथ ही साथ आप जो वर्कर्स वेलफेयर ग्रांट है उसमें डेथ ग्रांट है, अगर इन केस आपकी कामकाज के मुकाम पर डेथ हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए डेथ ग्रांट मिलेगी आपकी फैमिली को। अगर आपके बच्चे की शादी है तो फी बच्चा आपको 2 लाख रुपए वर्कर वेलफेयर फंड अदा करेगा शादी के मौके पर। और अगर आपका बच्चा टैलेंट स्कॉलरशिप लेना चाहता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि टैलेंट स्कॉलरशिप जो है वो आप वर्कर वेलफेयर स्कूल्स तो इनके पास हैं, लेकिन अगर आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इवन आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 1 से 1.5 करोड़ तक की टैलेंट स्कॉलरशिप भी वर्कर वेलफेयर फंड आपको देता है। तो ये बिलाशुबा सोशल सिक्योरिटी की और वर्कर वेलफेयर फंड की जो सहूलियात हैं अगर ये मीडिया हाउसेस में आ जाती हैं तो ये बहुत बड़ा उनके लिए कैच होगा और ये पैरेलल इकोनॉमी के तौर पर। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसके लिए हमने देखा है कि जब भी कुछ ऐसी प्लानिंग होती है, कुछ ऐसे ऐलानात किए जाते हैं तो टाइम इतना दरकार होता है कि एज सच इनके फायदे कोई नहीं रह जाते, बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है और मुझे लगता है इस दफा भी यही होने वाला है। अब दावे तो ये हैं बड़े बड़े कि हम रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं और आपकी कमेटी बन जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये तमाम रजिस्ट्रेशन का जो अमल है ये पिछले हम 10 साल से सुन रहे हैं, ये भी रियलिटी है। और पिछली भी गवर्नमेंट ने आके यही कहा था कि हम मीडिया हाउसेस को रजिस्टर करेंगे और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल कर नहीं पाए या करना नहीं चाह रहे, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। आप अल्लाह ही जाने के नियतों का मसला है या क्या मसला है। खैर, ब्रेक पे जाने वापस आएंगे तो हमने डिस्कस करना है जी रिंग रोड अथॉरिटी को तजावुज़ात, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर जुर्मानों के इख्तियारात, अथॉरिटी को जुर्माने करने का इख्तियार मिलने से रेवेन्यू बढ़ेगा। देखिए, अब रेवेन्यू बढ़ता है कि सिर्फ जुर्माने ही होते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद और खबर यह है, रिंग रोड अथॉरिटी को तजावुज़ात, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर जुर्मानों के इख्तियारात दिए गए हैं। मुझे ये बताइएगा साउद, इससे पहले क्या इख्तियारात थे रिंग रोड अथॉरिटी के पास? जुर्माने क्या उस तरह से करने की परमिशन नहीं थी? अच्छा, पहले ये जो रिंग रोड है ना, ये रिंग रोड लाहौर थी। अब इसकी बाकायदा तौर पर जो गजट नोटिफिकेशन के थ्रू इसमें लॉ में तरमीम करके इसको पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी बना दिया गया। पहले सिर्फ जितनी लाहौर की पेरिफेरी में रिंग रोड्स थी उसके लिए काम करते थे। अब इसके बाद जो नया लॉ है इसके मुताबिक आप लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी और मुल्तान में जितनी रिंग रोड्स बनाई जा रही हैं वो इस अथॉरिटी के अंडर आ जाएंगी। तरमीम ये कर रहे हैं कि आप अब जो रिंग रोड है वो खुद जुर्माने कर सकेगी। पहले उनके पास जो उनके प्रेमिसेस में नाजायज़ तजावुज़ात थी उस पर वो नहीं करते थे, ज़िले इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट करते थे कि जी रिंग रोड के पेरिफेरीज में ये नाजायज़ तजावुज़ात आप इस पर कार्रवाई करें। अब उनके पास क्योंकि इख्तियार खुद है तो उन्होंने आपको करने टिका के जुर्माने। अच्छा ही है, क्योंकि ज़िले इंतजामिया तो शहर में तजावुज़ात नहीं कंट्रोल कर पाती, तो रिंग रोड को अगर बीच में शामिल कर दिया जाता तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ था, फिर तो कभी भी तजावुज़ात का खात्मा नहीं हो सकता था। लेकिन ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, आप किस तरह चेक एंड बैलेंस रखेंगे? आपको प्रॉपर एक टीम चाहिए जो कि तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन बना सके, अदरवाइज ट्रैफिक मसाइल इस कदर बढ़ जाएंगे कि लोग तो रिंग रोड पर सफ़र इख्तियार करने को प्रायोरिटी नहीं देंगे। रिंग रोड पर सबसे बड़ा मसला तो आज भी शहरियों का ये है कि ये 10 रुपये और 15 रुपये से जो एंट्री फेयर था शुरू हुआ है अब 45 रुपये हो गया। अब ये जब अथॉरिटी बन जाएगी तो खास तौर पे ये कहेगी जी अब हम अथॉरिटी हैं, और अथॉरिटी खुदकार एक इदारा होता है, उन्होंने अर्निंग खुद करनी होती है और अल्टीमेटली अपनी सैलरीज और अपने अखराजात भी खुद निकालने होते हैं। अगर इसकी कानून में ऐसी तरमीम हो गई तो आप तैयार हो जाएं कि शायद इसमें जो फेयर है एंट्री टिकट वो 45 रुपये से बढ़ाकर ये आगे 50 या 60 रुपये तक ले जाएं,
और अगर ये नाजायज़ तजावुज़ात पर कार्रवाई करेंगे तो इनको एनफोर्समेंट बढ़ानी पड़ेगी, इनको अपनी गाड़ियाँ बढ़ानी पड़ेंगी, नाजायज़ तजावुज़ात के लिए रिंग रोड की पुलिस में इजाफा होगा। तो अल्टीमेटली अगर ये गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर नहीं करेगी, पंजाब हुकूमत इस अथॉरिटी को पैसे नहीं देगी, तो फिर एंड यूज़र आम शहरी जो रिंग रोड पे सफ़र करना चाहता है और ये सहूलत के लिए उसके लिए बनाई गई थी, उसके लिए ये कॉस्टली हो जाएगी। सही। अच्छा, रेवेन्यू बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई है। हम देखें अगर ट्रैफिक पुलिस को ये एक टास्क दिया जाता है रेवेन्यू बढ़ाना है तो धड़ाधड़ चालान शुरू हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि अब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप चालान पे चालान कर रहे हैं? ऑल्दो लोगों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, इस चीज़ को हम कभी भी नहीं कहते हैं कि भाई आप ट्रैफिक कवानीन जो नहीं कर रहा ट्रैफिक कवानीन को फॉलो उसके खिलाफ चालान ज़रूर करें, क्योंकि ऑब्वियसली रोड पे आप चल रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी का भी सवाल है। लेकिन लोगों की ये भी बड़ी शिकायतें होती हैं कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए धड़ाधड़ चालान हो रहे हैं, इस पर कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है? चेक एंड बैलेंस, क्योंकि जब अथॉरिटी बन जाएगी ना, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि हमने रेवेन्यू बढ़ाना है, इसका मतलब है कि अथॉरिटी ने खुद पैसे कमाने हैं। बिल्कुल। तो फिर लोग तैयार हो जाएं कि आप ज़रा सी गलती करेंगे और आपको वहाँ पर चालान का सामना करना पड़ेगा, और चालान जब आपका होगा तो फिर थोड़ा नहीं होगा। जब ये अथॉरिटी बन जाएगी तो रेट्स भी रिंग रोड अथॉरिटी खुद डिफाइन करेगी। मिसाल है, अगर ओवर स्पीडिंग का चालान इस वक्त 500 है तो हो सकता है ये बढ़ा के उसको 2000 कर दें। आप रिंग रोड पर 120 से छोटी गाड़ी आगे जाती है या बड़ी जो लोडर गाड़ी है वो 100 की स्पीड से ऊपर जाती हैं, तो उस पर ये चालान के प्राइस बढ़ा देंगे। सही। अब मोटरवे पे लोगों को आदत हो चुकी थी कि उन्होंने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की तो फौरी तौर पर उनका चालान हो जाएगा। अब रिंग रोड पे भी लोगों को मोहतात ड्राइविंग करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने खिलाफ वर्जी की तो उनको चालान हो जाएगा। खैर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जितने आप ट्रैफिक कवानीन का पाबंद होंगे, डिसिप्लिन लाइफ भी गुजार सकते हैं रोड पर, अपने साथ साथ आप दूसरों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना सकते हैं। लेकिन अगर आ जाती है बात रेवेन्यू बढ़ाने की तो फिर ऐसा है कि आपको धड़ाधड़ चालान भी फेस करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच साउद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बात करने वाले हैं सुंदस फाउंडेशन की खिदमात के हवाले से। बिलाशुबा सुंदस फाउंडेशन की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो मरीज बच्चे जो कि सुंदस फाउंडेशन में जिनका इलाज किया जाता है, बार बार इन मरीजों को जो है वो खून की तब्दीली की ज़रूरत होती है, सारी ज़िंदगी के लिए ऑलमोस्ट ये सिलसिला चलता रहता है। तो सुंदस फाउंडेशन जो है बाखूबी इस काम को सर अंजाम दे रही है। खिदमात जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आज ये चीज़ डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थैलीसीमिया का मर्ज आया है क्या, किस तरह से इससे महफूज रहा जा सकता है, और फिर सुंदस फाउंडेशन कब से इस कार्य खैर में हिस्सा लिए हुए है, किस तरह से ये सिलसिला जारी रखे हुए है, किस तरह से मरीज़ यहाँ पर रजिस्टर्ड किए जाते हैं और किस तरह से उनकी खिदमत की जाती है। ये सारा कुछ जो है आपसे हम आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान आपके साथ कराना चाहूँगी, डॉक्टर अदनान गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मेडिकल डायरेक्टर हैं सुंदस फाउंडेशन। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इससे कबल कि हम सुंदस फाउंडेशन की खिदमात पे रोशनी डालें, मुझे सबसे पहले तो बताइएगा थैलीसीमिया का मर्ज क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है? थैलेसीमिया खून की एक मौरूसी बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें दो कैरियर या थैलेसीमिया माइनर के शिकार आपस में शादी कर लें तो इस बात के 25% चांसेस हैं कि उनमें आने वाला बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर से इफेक्टेड होगा। ठीक है। अब अगर वो थैलेसीमिया मेजर है तो उसका मतलब है कि उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के खून के ऊपर है, दूसरों के खून के ऊपर डिपेंडेंट है। हर 10 से 15 दिन के बाद उसको एक बोतल खून की लगेगी तो उसके मज़ीद 10 से 15 दिन जो है वो गुजर सकेंगे, और ये सिलसिला जो है वो सारी ज़िंदगी उसके साथ एसोसिएटेड है और सारी ज़िंदगी वो इसी तरह से। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है, क्योंकि इसका एज सच कोई इलाज नहीं है, बस हम आगाही जितनी लोगों तक दे सकते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अगर हम लोग जिस तरह ये डिज़ीज़ इवॉल्व हुई थी साइप्रस, ईरान और इन सारी कंट्रीज से, आज वो थैलेसीमिया फ्री कंट्री हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए शादी से पहले एक बड़ा माइनर सा टेस्ट होता है, उस टेस्ट को मैंडेटरी करार दे दिया है। अब मैरिज रजिस्टर करवाने से पहले अगर आप वो टेस्ट करवा लें, जिस जोड़े को शादी करना मकसूद है उसमें से एक भी पार्टनर अगर वो टेस्ट करवा ले तो, और वो थैलेसीमिया का कैरियर नहीं है या थैलेसीमिया का कैरियर है, तो दूसरे पार्टनर का टेस्ट कराना भी ज़रूरी है, तो ये डिज़ीज़ आगे पास ऑन नहीं हो सकती। शादी से पहले अगर पता चल जाए कि दोनों में से एक कैरियर है और एक नॉर्मल है तो शादी करने में कोई मज़ायका नहीं, लेकिन अगर दोनों कैरियर हैं तो उसूली तौर पर उनको शादी नहीं करनी चाहिए। सही, क्योंकि आप आगे बहुत सारे मसाइल से इससे बच सकते हैं। अब कुछ जिक्र कर लेते हैं सुंदस फाउंडेशन का, जिसका क़याम हम सबसे पहले जानेंगे कब अमल में लाया गया और ये आइडिया किस तरह से आया। मुझे बताएगा कब क़याम अमल में लाया गया, किस तरह से इसका संगे बुनियाद रखा गया? देखिए, सुंदस फाउंडेशन 1998 से गुजरांवाला से स्टार्ट हुआ
और सुंदस हमारी पहली पेशेंट थी जिसके नाम से सुंदस फाउंडेशन का नाम रखा गया। और उसके बाद ये सिलसिला चलते चलते गुजरांवाला से लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, हाफजाबाद, इन सारी जगहों पे हमारी ब्रांचेस काम कर रही हैं। और आपने जिक्र किया थैलेसीमिया का, ना सिर्फ थैलेसीमिया बल्कि हीमोफीलिया या खून के दीगर अमराज, वो तमाम बीमारियां जिसमें खून की ज़रूरत रहती है और सारी ज़िंदगी वो मरीज़ खून के ऊपर रहता है, उस मरीज़ का इलाज मुआवजा सुंदस फाउंडेशन बिमा अद्वियात बिला मुआवजा फराहम कर रहा है। सही, मुझे सिर्फ बताइएगा रजिस्टर्ड मरीजों का इलाज मुआवजा ही यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इलाज की सहूलत के लिए दर बदर फिरते हैं, क्या तरीक़ेकार है रजिस्टर्ड होने का और किस तरह से किन मरीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है? देखिए, मैंने जैसे पहले जिक्र किया, खून का हर आर्जा हम लोग वहाँ पे देखते हैं। और जहाँ तक सवाल है रजिस्ट्रेशन का, वो एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। हमारी सुंदस फाउंडेशन एक वो वाहिद इदारा है जिसकी रजिस्ट्रेशन साल के 365 दिन चलती रहती है। और हम लोग किसी भी मरीज़ को डिसऑन नहीं करते अगर वो हमारी कैटेगरी में फॉल करता है और उसको खून से रिलेटेड या खून का कोई भी पार्ट रिक्वायर्ड है जो सारी ज़िंदगी उसको लगेगा, हम उसको रजिस्टर कर लेते हैं। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हार्डली 1 या 2 मिनट के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है और फिर सारी ज़िंदगी वो हमसे ट्रीटमेंट लेता है। अच्छा, ये बड़ा एक मुनज़्ज़म किस्म का तमाम निज़ाम होता होगा कि जिस मरीज़ को आपने एक दफ़ा रजिस्टर्ड कर लिया, ऑब्वियसली फिर उसका आपको फॉलो अप लेना पड़ता होगा कि कब उसने दोबारा आना है, तो किस तरह से ये सारा सिस्टम चला रहे हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन पंजाब के अंदर लार्जेस्ट ब्लड कलेक्शन नेटवर्क है और हमारा इदारा हर वो जगह जहाँ से हम लोगों को ब्लड रिक्वायर्ड होता है, हम लोग कोशिश करते हैं वो मिल जाता है। और उसकी अवेलेबिलिटी की वजह से हमारे पेशेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं बल्कि किसी किस्म का किसी के ऊपर बर्डन नहीं है। वो अब ब्लड लगवाने हमारे पास आते हैं, बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल है उनका, और इसके साथ साथ जो है ना वो सोसाइटी को भी सर्व कर रहे हैं। कोविड के अंदर हम लोगों को ब्लड का काफ़ी प्रॉब्लम रहा है और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा दावत इस्लामी ने हमारा बहुत साथ दिया इस पूरे कोविड के ड्यूरेशन में। और अब चूँकि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, हमारे पास फिर ब्लड की काफ़ी शॉर्टेज हुई है, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा लोगों से कि इन मरीज़ों के लिए ब्लड ज़रूर डोनेट करें, क्योंकि ब्लड आपके जिस्म के अंदर तो मौजूद है और वो 90 to 120 डेज़ टूट के आपके जिस्म नहीं ज़ाया हो जाना, लेकिन किसी ऐसे मरीज़ के लिए जिसके लिए वो एक सांसें हैं 10 से 15 दिन की ज़िंदगी है, तो आप खून की एहतियात ज़रूर दें। सुंदस फाउंडेशन को याद रखें, क्योंकि ये मरीज़ भी हमारे माशरे का हिस्सा है, हमारी माशरती ज़िम्मेदारी है कि हम लोग ब्लड डोनेट करके इनका साथ दें। बिल्कुल, और इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेना चाहिए। इदारे के अखराजात किस तरह से मैनेज किए जाते हैं? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई रोक टोक नहीं है, जो मरीज़ आते हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाता है, फिर तो चीज़ें मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता होगा। जी एग्जैक्टली। देखें, इदारे का जो सिस्टम है, जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो चैरिटी में आपको पता है दुनिया में सबसे आगे है और इस पूरे मुल्क में मुखैर हज़रात जो हैं वो बेपनाह मदद करते हैं उन तमाम मुसीबत ज़दा लोगों की। इसी तरह सुंदस फाउंडेशन को भी यही मुखैर हज़रात चला रहे हैं और हमारा साथ देते हैं। वो चाहे रमज़ानुल मुबारक में अपने ज़कात व अतियात के ज़रिए हो या फिर कोई भी किसी भी वक्त हम लोगों को ज़रूरत पड़े तो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, लोग अपनी अतियात हम लोगों को देते हैं और उन ज़कात व अतियात से ही इन मरीज़ों की ज़िंदगी का सिस्टम जो है वो चल रहा है। और यहाँ से अगेन मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा पब्लिक से कि जिस तरह से हमारे यहाँ रमज़ानुल मुबारक में ट्रेंड ज़्यादा है अपनी ज़कात वगैरह देने का, तो आप सुंदस फाउंडेशन को याद रखें। अच्छा, अब आप तो लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इस कार्य खैर में हम भी कहेंगे कि लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक ज़िंदगी को अगर आप बचा लें तो बहुत बड़ा ज़िंदगी का क्रेडिट आपको मिल जाता है। किस तरह लोग आपसे रब्ता करें? तरीक़ेकार क्या है जो मुखैर हज़रात रब्ता करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा सिंपल सा प्रोसीजर है, उसमें ये है कि आप ऑनलाइन भी हम लोगों को डोनेट कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट के ऊपर जो कि www.sundas.org है, जिसके ऊपर सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी हैं और आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी हम लोगों को डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर रब्ता करके, जो कि वेबसाइट पर दिए गए हैं, उस पर रब्ता करके आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा डोनर जो है, हमारा राइडर हमारा आप तक पहुँच जाएगा और आपसे डोनेशन कलेक्ट करके आपको रिसिप्ट पे दे देगा, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। और कौन कौन से शहरों में आपके मराकज़ कायम है? हमारा लाहौर के अलावा गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, हाफजाबाद और इस्लामाबाद। सही। अच्छा, अब वो लोग जो कि हेल्प करना चाह रहे हैं और किसी सूरत में हेल्प करते भी हैं, उनका ये बड़ा कंसर्न होता है
कि आया उनकी दी गई रकम जो है वो सही जगह पर या जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर खर्च हो रही है या नहीं हो रही, ये इंश्योरिटी चाहते हैं लोग। इसके लिए भी क्या कुछ किया गया? जी एग्जैक्टली, देखिए इदारे की क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है किसी भी इदारे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन एक क्रेडिबल इदारा है और लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं, तभी आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम सोसाइटी को बेहतर तरीके से सर्व कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है हमारी ट्रांसपेरेंसी का, हमारी एक्सटर्नल ऑडिटर टीम जो है वो हर वक्त अवेलेबल होती है और सुंदस फाउंडेशन वो वाहिद इदारा है जो अपना ऑडिट जो है वो पब्लिक करता है। इस वजह से लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर अच्छे तरीके से बिल्ट है और कोई भी बंदा जो है वो आंखें बंद कर एतबार कर सकता है। और सर्विसेज हमारी जो है डिलीवर करते हैं हम लोग और पेशेंट की शक्ल में वो नज़र आती हैं, इसलिए लोग हम पर ट्रस्ट करके हम डोनेट करते हैं। सही, कुछ मुश्किलात भी हैं आपको ये सिस्टम चलाने में, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं, अगर कुछ ऐसी मुश्किलात हैं लोग हेल्प आउट भी कर सकते हैं, क्या क्या समझते हैं रुकावटें हैं इस कार्य खैर को आगे लेके चलने में? देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हम लोगों की हेल्प करती है ऑलरेडी, लेकिन ये है कि जिस तरह से हर चीज़ की एक्सपेंडिचर, हर चीज़ के ऊपर काफ़ी महंगाई हो चुकी हुई है और मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हम लोगों की जो हेल्प करती है उसमें थोड़ा सा हमारा साथ मज़ीद दे, इसको हेल्प को मज़ीद बढ़ाए और वो तमाम मुखैर हज़रात भी हमारा साथ दें ताकि इस कोविड की इस मुश्किल सिचुएशन में भी हमारे मरीज़ कहीं से इग्नोर ना हो जाएं और अपने ज़कात व अतियात सुंदस फाउंडेशन को दें। और ब्लड एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हमारे पास चल कर आएँ, ब्लड डोनेट करें या हम लोगों से रब्ता करें, हम आपके डोर स्टेप पर भी आपको ब्लीड कर ले आएंगे और इन मरीज़ों की ज़िंदगी बचाने में हमारा साथ दें। सही, मुझे बताइएगा आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सुंदस फाउंडेशन के? देखिए मुन्नू भाई जैसे कि आपको पता है हमारे चेयरपर्सन थे और वो चाहते थे कि थैलेसीमिया या हीमोफीलिया या कोई भी ऐसा मरीज़ जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, जब वो सुंदस फाउंडेशन आ जाए तो उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और वो हमारे पास अगर फर्स्ट करें ब्लड की ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है तो उसके साथ अगर उसको डेंटल वर्कअप चाहिए, ऑर्थोपेडिशन चाहिए, पीडियाटिशियन चाहिए या कोई भी ऐसा आर्जा जो उसको ब्लड के साथ साथ एसोसिएटेड है, वो हम उसको अंडर वन रूफ फैसिलिटाइज़ करें। तो उसके लिए हम लोगों ने मिल गुलबर्ग में एक लैंड परचेज़ किया जिस पे हम एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना जा रहे हैं और उस हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन का मकसद ये है कि हम अंडर वन रूफ इन सारे पेशेंट्स को फैसिलिटाइज़ करें। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन तमाम लोगों से कि वो उस हॉस्पिटल को बनाने में हमारा साथ दें। आप अगर हमें हॉस्पिटल बनाने में साथ देंगे तो इन मरीज़ों को किसी दूसरे आर्जे के लिए किसी दूसरी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा, एक ही छत तले इलाज की सहूलियात में कर दी जाएंगी तो मरीजों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। प्रिवेंशन पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, लोगों में शऊर बेदार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने आगाज़ ही यहाँ से किया था, तो मैं चाहूँगी कि आप बताइएगा कि इसके लिए क्या कुछ प्लान किया जाता है? टाइम टू टाइम सेमिनार्स, कैंपेन्स ऐसे शुरू की जाती हैं, सोशल मीडिया लोग आजकल इतना इस्तेमाल करते हैं, उस पर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या प्लान कर रखा है? देखिए हमारा सुंदस फाउंडेशन का डायग्नोस्टिक डिवीज़न में एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है जो सुंदस मॉलिकुलर एनालिसिस सेंटर से है, जहाँ पे हम लोग ना सिर्फ ट्रीटमेंट पे तो काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ प्रिवेंशन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो हम लोगों को ब्लड डोनेट करते हैं या कोई भी पब्लिक जिसको टेस्ट करवाना मकसूद हो, वो सुंदस फाउंडेशन आ सकती है और अपना टेस्ट करवा सकती है। और उनको हम लोग अवेयरनेस के लिए सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं और हमारी ब्लड डोनेशन सर्विस की टीम जिस कॉलेज में जाती है वहाँ पे ब्लड डोनेशन की रिक्वेस्ट से पहले उनको अवेयरनेस देती है कि अगर आप लोग इस शादी से पहले अपनी ये टेस्ट करवा लेंगे, जिसको एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, अगर आप ये टेस्ट करवा लेंगे तो आप लोगों के बच्चों को इस बीमारी से लड़ना नहीं पड़ेगा। और ये वाला टेस्ट करवाने की फैसिलिटी सुंदस फाउंडेशन भी दे रहा है और इसी के थ्रू ही हम लोग अवेयरनेस भी प्रोवाइड करें, चाहे वो आप सोशल मीडिया के हमारे पेजेस देखें जो सुंदस फाउंडेशन ऑफिशियल के नाम से हैं, वहाँ पर भी हम अवेयरनेस क्रिएट करें, अपने सेमिनार्स कंडक्ट करवाते हैं और उसमें भी अवेयरनेस देते हैं ताकि आने वाली नस्लों को इस बीमारी से बचाया। सही जी, आने वाली नस्लों को इस बीमारी से बचाया जा सके और यही वो बड़ी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से प्रिवेंशन, जिस पर काम बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैसेज कुछ देना चाहें आप देखने वालों को? जी, मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि ब्लड डोनेट करें, वो चाहे सुंदस फाउंडेशन है, वो चाहे कोई भी ऐसा इदारा है जहाँ पर खून की एहतियात की अशद ज़रूरत है, आप लोग ब्लड डोनेट करें। आजकल कोविड के अंदर लोग बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन थैलेसीमिया के मरीज़ जो हैं उनकी ज़िंदगी ही खून है। आपका दिया हुआ एक एक कतरा जब उनके जिस्म में जाता है तो वो उनके जिस्म में सांसें बन के दौड़ता है और जब तक उनके जिस्म के अंदर ये खून दौड़ता रहेगा आप लोगों को नेकियां मिलती रहेंगी। रमज़ान मुबारक में डोनेशन वैसे ही बहुत कम हो जाती है और कोविड की वजह से भी लोग बहुत डरे हुए हैं। आप लोग ब्लड डोनेट करें और ज़कात व अतियात सुंदस फाउंडेशन को दें ताकि इन बच्चों की ज़िंदगी के चिराग रोशन रखे जा सकें। सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आप कार्य खैर लेके चल रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट यहाँ पर करना चाहूँगी कि सभी लोग आगे बढ़कर जो है वो सुंदस फाउंडेशन का साथ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो लोग हैं, वो बच्चे हैं,
जिनका बार बार कहा जा रहा है कि खून का एक एक कतरा जो है उनके लिए सांस बनकर साबित होता है। तो जितना आप इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, सुंदर्स फाउंडेशन की ब्रांचेस जहाँ जहाँ हैं वो भी आपको बता दिया, आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें ताकि आप किसी की ज़िंदगी को बचा सकें। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी, तो जैसे ही मौसम की तब्दीली होती है तो लोगों की शिकायत क्या आना शुरू हो जाती हैं कि डिहाइड्रेशन के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, पानी की कमी जो है वो महसूस होने लगी है और जिससे बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। आगे माह मुबारक की भी आमद है, सभी लोगों ने रोज़े रखने हैं, पानी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है और इसके लिए बेस्ट हल बताया जाता है कि आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाटी की लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप कोई फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं आप अपनी मनपसंद लस्सी भी तैयार कर सकते हैं। अब इसकी अहमियत क्या है, क्या वाकई ही ये पानी की कमी को पूरा करती है और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत सहर चावला साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मना, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि ऑब्वियसली परेशानी ही परेशानी आपको हर तरफ नज़र आ रही है, तो टेंशन एक आपके अंदर रहती है। खैर, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मौसम की तब्दीली के साथ ही मसला हो जाता है, कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, डिहाइड्रेशन आपके पास नॉर्मली लोग जो हैं डिहाइड्रेशन को सिर्फ पानी की कमी कहते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ कि डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी और नमकियात की कमी, दोनों की। अक्सर लोगों को जिनको फटीग, डिहाइड्रेशन या गर्मी का प्रॉब्लम होता है वो समझते हैं कि पानी पी के आप सिर्फ पानी की कमी पूरी कर रहे हैं। आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो पोटेशियम है, जो मैग्नीशियम है, जो फॉस्फोरस है, उसकी कमी तब पूरी होगी जब आप अपनी ग़िज़ा में और अपनी ड्रिंक्स में स्मार्टली हेल्दी ड्रिंक्स का इंतखाब करेंगे, जिससे आपके नमकियात भी पूरे होंगे। लस्सी, आपके पास जो ऑथेंटिक लस्सी, सबसे पहले तो मैं उसकी डेफिनेशन क्लियर करना चाहती हूँ। बेसिकली लस्सी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ ना कि मैं आयुर्वेदा की बड़ी फर्म बिलीवर हूँ। आयुर्वेदा एक बाकायदा साइंस है। लस्सी आपके पास एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल ड्रिंक है प्रॉपर, जो कि आपके पास दही बेस्ट है, अगर घर का बना हुआ दही और नथिंग लाइक दैट। दही आपके पास और आपके पास पानी को मिक्स करके बनाई जाती है। इट इज़ अ डाइल्यूटेड दही, इट इज़ डाइल्यूटेड योगर्ट। मैं नाज़रीन को सबसे पहले तो ये बता दूं कि दूध और दही का कॉम्बिनेशन इज़ नॉट लस्सी। आयुर्वेदा, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, तीनों चीज़ें आपके पास दूध और दही के कॉम्बिनेशन को फेवर नहीं करती हैं, उसको एडवोकेट नहीं करती हैं। क्योंकि हम जो तासीर लस्सी से लेना चाह रहे हैं, बेसिकली आपके पास जो दही होती है वो भी डाइजेशन में आपके पास इजी होती है एज़ कम्पेयर टू दूध, क्योंकि वो उसका फर्मेंटेड प्रोडक्ट होती है, तो उसकी वजह से लैक्टोज ज़्यादा टॉलरेबल होता है। लेकिन जब आप उसमें पानी मिक्स कर देते हैं, वो मज़ीद दही के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, उसकी केमिस्ट्री को जाके चेंज कर देता है और उसको हज़म करने में मज़ीद आसान बना देता है। एक तो वो खुद आसानी से हज़म होती है और उसके बाद वो आपका हाजमा एड करती है। खास करके जितने भी लोगों को तेजाबियत की शिकायत है और जितने भी लोगों को इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ का कॉन्सेप्ट लोगों को पता है, जो आपके पास अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, की सोजिश की बीमारी, जो क्रॉस डिजीज होता है, वो इसका इस्तेमाल करें। जिन लोगों को बवासीर की शिकायत है वो दिन में 2 बार छाछ के, बटर मिल्क के, ऑथेंटिक लस्सी के ग्लास पिए। जिन लोगों को एनल फिशर्स की शिकायत है वो लें। जिन लोगों को डायरिया का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी। और बदलते मौसम, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, आप बेशक दिन में इसके 3 ग्लास लें, लेकिन आपने ये नहीं करना कि इसके 3 ग्लास भी आपने लेने हैं, साथ आपने कोल्ड ड्रिंक्स भी लेनी है, साथ आपने शुगर वाली ड्रिंक्स भी लेनी है, उस तरह के मशरूब भी लेने हैं, कैंड और प्रोसेस्ड। आपने अपनी ड्रिंक्स में इस्तेमाल इस चीज़ का करना है। एक तो गर्मी, ऊपर से अब रोजे आ रहे हैं, आप सहर में भी इसका इस्तेमाल करें, अफ्तार में भी इसका इस्तेमाल करें। वजन भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितनी इसकी न्यूट्रिशन ऊपर है उतनी इसकी कैलोरीज कम है। अच्छा, अब हर कोई जो है अपने फ्लेवर के मुताबिक लस्सी पीना चाहता है। कुछ लोगों को मीठी लस्सी पसंद होती है, कुछ लोग उसमें कुछ फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं, तो इससे लस्सी का असल मतलब तो खत्म नहीं हो जाता क्या? दोनों तरीकों में आप मीठी और नमकीन में ऐसे फ्लेवर ऐड कर सकते हैं जिससे उसकी तासीर बेहतर हो सकती है। अगर आप मीठी लस्सी के शौकीन हैं, अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर डालना चाहते हैं, आप स्टीविया डालें, वो प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, बॉडी उसको ग्लूकोज की तरह परसीव नहीं करती। आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अंजीर डाल सकते हैं उसमें, अंजीर उसमें एक्स्ट्रा पंच दे सकती है एज अ स्वीटनर, कि वो फाइबर कॉन्टेंट भी उसका ऊपर कर देती है, जान भी आती है। बल्कि सहरी में मैं तो कहती हूँ इसका इस्तेमाल करें। और आप इसमें खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें आर्टिफिशियल उसका फ्लेवर्स का इस्तेमाल मत करें। एक और चीज़ आपके पास
पास अगर आप नमकीन करना चाहते हैं, बेसिकली हमने आयुर्वेदा से बात स्टार्ट की, तो लस्सी है ही नमकीन मसालों वाली ड्रिंक, तो आप इसमें दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें इनमें से किसी एक चीज़ का, जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसमें अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि लस्सी में खुद भी तासीर इम्यूनिटी बढ़ाने की, हल्दी, काली मिर्च, इनका मिक्स इस्तेमाल करें और ये ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है। हल्दी सबको पता है इम्यूनिटी के लिए तेज़ होती है, काली मिर्च अगर आप डालें, एक बार आपकी शो पे मैंने बताया था, वो उसकी 2000% तासीर इंक्रीज कर देती है। जो लस्सी है, एक तो विटामिन डी की वजह से इम्यूनिटी तेज़ करती है, जो लोग वेट लूज करना चाह रहे हैं उनमें विटामिन डी अगर कम हो तो उनकी वेट लॉस जर्नी अच्छी नहीं रहती। इसके अलावा लस्सी में होते हैं आपके पास प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आपके पास आपके हाजमा स्ट्रॉन्ग तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल आपने सही कहा। जबरदस्त। एक मैं आपको बात बताऊं, जो मार्केट में महंगे से महंगे प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, जब हम उनको खरीदने जाए ना, जब हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, हम उनको कहते हैं आप एंटेरिक कोटेड कैप्सूल लें, यानी वो वाला प्रोबायोटिक लें जिसको स्टमक का तेजाब और जो आपका बाइल है, जो आंतों का जूस है, वो उसको तोड़ ना सके और आपके आंतों तक वो पहुंच के आपको फायदा पहुंचा सके। क्या आप जानते हैं लस्सी क्या करती है? लस्सी का जो डेयरी है वो उसके अंदर मौजूद प्रोबायोटिक को उसी तरह से काम करता है, उसको स्टमक के तेजाब से डिस्ट्रॉय नहीं होने देता, उसको बाइल जूस से डिस्ट्रॉय नहीं होने देता, वो आपकी आंतों में प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया वैसे का वैसा पहुंचता है और आपका हाजमा मजबूत करता है। जबरदस्त, इतने सारे फायदे हैं। लेकिन अब मुझे शहर से ये जानना है कि लस्सी बनाने का प्रॉपर तरीकेकार क्या है? दही की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, पानी की कितनी होनी चाहिए, तो आप उसको एक्चुअली लस्सी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ के आदी हैं कि आपने बहुत चिल करके इसको पीना है, तो इसकी अफादियत क्या ख़त्म हो जाती है? इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। लस्सी बनाने का प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है, ये हम पूछते हैं शहर से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, मैं आगे चल के ये भी जिक्र करूँगी, मीठे का शौकीन जो लोग हैं वो लस्सी, जब मीठी लस्सी बनाते हैं तो इस कदर मीठी कर लेते हैं कि जो उसके असल जो मकसद है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है लस्सी बनाने का? सबसे बेहतरीन तो आना ये है, वो जो चाटी की लस्सी होती है, उसके लिए आयुर्वेद में प्रॉपर टर्म यूज होती है कर्षण दर्शन, यानी वो जो मूवमेंट है ना, उसको कर्षण दर्शन कहा जाता है। और कहते हैं उस मूवमेंट की वजह से जो योगर्ट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो दही का आपके पास केमिस्ट्री उसकी चेंज होती है, तो उसकी वजह से उसकी अफादियत, इम्यूनिटी, वेट लॉस और डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजमे के सिस्टम की प्रॉपर्टीज बढ़ाती है। उसके अलावा ब्लेंडर यूज करने की जरूरत नहीं है। जो रेशो की आप बात बनाने के लिए ब्लेंडर यूज करते हैं। जो आप रेशो की बात करी थी कि पानी कितना लेना है और दही कितनी लेनी है, 3:1, यानी 3 हिस्से अगर आप दही के लेंगे तो 1 हिस्सा आपने पानी का लेना है। ठीक है। इनको बोल में मिक्स करें और सबसे पहले दही ठंडी यख नहीं होनी चाहिए। दही को कम से कम फ्रिज से निकाल के 1 घंटा बाहर रखना है, पानी भी रूम टेम्परेचर पे हो तब ये असर करेगी। लेकिन हम तो लस्सी ठंडी पीते हैं, हम तो बड़ा कुछ ही करते हैं, लेकिन वो बड़ा कुछ अगर सही नहीं है पी नहीं जाती है ना गरम लस्सी। हाँ, लेकिन अगर आप आदत डालें, मैं बूस्ट नहीं करी, लेकिन मैं गर्मियों में भी नीम गर्म पानी पीती हूँ और इस बात के बहुत सारे गवाह भी मिलेंगे। बात सारी आदत की है। अगर आप खुद को आदत कर लें तो फिर आपको वही चीज ठीक लगती है। जिस तरह ठंडा पानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हाजमे के लिए अच्छा नहीं है, उसी तरह ना ठंडी लस्सी भी अच्छी नहीं है। 1 घंटा पहले, मैं ये नहीं कह रही कि उबला हुआ पानी हो, रूम टेम्परेचर पे पानी हो, रूम टेम्परेचर पे आपका दही हो, और क्योंकि इसकी हाइड्रेशन प्रॉपर्टी है तो ये बॉडी को सुकून ही देगी, आप फिक्र ना करें। ठीक है, इनको आपने मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट तक आपने बोल में मिक्स करते रहना है। उसके बाद आप इसमें 1 चुटकी जो है जीरा डालें, 1 चुटकी आप बेशक पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट डालें, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डालें और 3 से 4 पुदीने के पत्ते डालें। जो पुदीने के पत्ते होते हैं ना, आपको क्योंकि रमजान वगैरह भी आ रहा है तो इनिशियली पहले कुछ दिनों में गैस और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है, वो डी ब्लोट करते हैं, बॉडी से इन्फेक्शंस को भी वॉश आउट करते हैं, स्टमक भी फ्लैट करते हैं। वो डालें और फिर 1 से 2 मिनट तक मिक्स करें और छाछ, बटर मिल्क, लस्सी तैयार है। बस। और ये अच्छा, मुझे ये बताइएगा, चाटी की लस्सी बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, उसकी क्या वजह है? उसमें डिफरेंस क्या है? वजह यही है कि जो उसको मूवमेंट दी जाती है, जो फोर्स दी जाती है और जो डायरेक्शन दी जाती है, उसमें एफर्ट इतनी ज्यादा की जाती है कि जो दही की डाइल्यूशन है, यानी जो उसके पानी के साथ मिक्स होना है, वो बिल्कुल एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, तो वो उसकी तासीर ज्यादा हो जाती है। सही। अब लस्सी के बहुत सारे, अब हमने फ्लेवर जिस तरह के कहा कि मीठी लस्सी लोग पसंद करते हैं, उसमें आपने बताया क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा चीजें ऐड कर दें तो लस्सी का असल मकसद भी खत्म हो जाता है। और फिर कहा जाता है कि लस्सी जितनी आप पतली बनाएंगे वो उतनी ज्यादा अच्छी होगी। इसमें कितनी सदाकत? ये जो अभी हमने रेसिपी डिस्कस की है, ये पतली लस्सी की ही की है ना। मोस्टली आपके पास जो थिक लस्सी होती है वो कौन सी होती है? रेस्टोरेंट्स में भी अगर आप जाएं, वो आपको एक्चुअली उन्होंने दूध साथ मिक्स किया होता है। और हमारे यहाँ पे हमारी मासूम मदर्स वो अपनी तरफ से बच्चों को ज्यादा नरिश करने के लिए कहती हैं, मैं ते पानी भी नहीं मिलाया तेरे दही में, तेनू
धड़का देता है, मेरी अम्मी कहती होती थी। यानी मैंने दूध और दही मिक्स करके दिए, तो इट इज़ नॉट हेल्दी। और आप जितने ज़्यादा फ्रूट्स उसमें मिलाएंगे वो फर्मेंटेशन उसकी इंक्रीज कर देगा, जितनी नहीं बढ़नी चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि फलों का मिक्स करना लस्सी में, फ्लेवर्स का मिक्स करना लस्सी में, स्वीटेंड लस्सी, चीनी, आप उसकी कोई अफादियत नहीं ले रहे हैं। लस्सी का फायदा इसी तरह जिस तरह मैं बता रही हूँ रहती नहीं है उसके लिए, तो फिर हम शेक्स का इस्तेमाल करते हैं ना, स्मूदी और शेक, फैंसी शेक्स ले रहे हैं, तो हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि हमने लस्सी ली है। ठीक है, इस्तेमाल इसका कितना होना चाहिए पूरे दिन में? 2 से 3 ग्लास आराम से, 2 ग्लास तो आप आराम से पिए, क्योंकि जब आप रोजा रखते हैं सहरी में लस्सी का इस्तेमाल आप इस कदर ज्यादा कर लेते हैं कि आपसे खाना भी कम खाया जाता है, तो दोनों को बैलेंस कैसे रखना है आपने सहरी के औकात में? खास तौर पे आप खाने के बीच पी लें। ये वाली लस्सी जो मैंने बताई है ये खाने के बीच भी रिकमेंडेड है, वरना मैं कभी कोई ड्रिंक खाने के बीच रिकमेंड नहीं करती। आप खाने के फौरन बाद भी ले सकते हैं, दोनों हाजमे में हेल्प करती है। 1 ग्लास सहरी में लें, 1 ग्लास अफ्तारी में लें। जिन लोगों ने धूप में बहुत ज्यादा काम करना है, जिनकी बहुत ज्यादा एक्सर्शन है, वो बेशक 2 से 3 ग्लास आपके पास सहरी में लें, और उसके बाद अफ्तारी में भी 1-2 ग्लास लें। इट वोंट हार्म यू। सही, तो ये सहरी और अफ्तारी में आप इतना लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लस्सी बनाने का प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है वो भी आपके साथ हमने शेयर कर दिया। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसान होता है। असल में वेट लॉस की जब बात की जाती है ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं। लस्सी का इस्तेमाल, आप खाना बिल्कुल कम कर देते हैं और इन चीज़ों का इस्तेमाल, ये प्रैक्टिस कैसी है? वेट लॉस में आप जब भी जाते हैं ना, आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आपने कैलोरी में नीचे जाना है और आपने ग़िज़ाइयत में ऊपर जाना है। एक बात ही मैंने पहले भी कह के की थी, पानी ज़्यादा पीना बहुत अच्छी बात है। जब आप 2 से 2.5 लीटर पानी पीते हैं, जिस वक्त आप हेल्दी डाइटिंग कर रहे होते हैं साथ, तो वो जो आपकी आंतों की मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है। और ये जो छाछ है आपके पास, अभी मैंने बताया था, इसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है। जो जब आपके विटामिन डी के लेवल्स नॉर्मल होते हैं, आपका वेट लॉस का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, आप हाइड्रेटेड रहते हैं और ये आपकी भूख भी मारती है। सही सही, आपकी भूख भी मारती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वेट कम करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी पानी का इस्तेमाल हमने ज़्यादा करना है, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना है। अब ये खाना पीना बिल्कुल छोड़ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिन में ग्लास अपने बनाए होते हैं कि जी इतना ग्लास हमने आज पानी का इस्तेमाल करना है, लस्सी का करना है, खाना बिल्कुल नहीं। इस प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं? ये आप कर सकते हैं? वाकई इससे वेट लॉस होता है? देखें, इससे हो सकता है कि आपको थोड़ी देर के लिए आपका गोल अचीव हो जाए, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं ना वो कंसिस्टेंट नहीं होते। और वो कामयाबी ही क्या, जो कंसिस्टेंट ना हो, सारे रिजल्ट्स आपके पास जो है वो बाउंस बैक करेंगे। और मोर ओवर, जिन लोगों का पेट बहुत ज्यादा निकला होता है, मोस्टली उनमें फैटी लिवर होता है। जब ऐसे लोग अपनी मील्स बिल्कुल छोड़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं, लिवर डिफेंस में आके ज्यादा चर्बी एक्यूमुलेट करता है। तो आपने अपना पोर्शन साइज डिक्रीज करना है, आपने छोड़नी है। आप ग़िज़ाइयत कहाँ से लेंगे? आपने खुद को स्टार्व नहीं करना, आपने अपनी चॉइस ऑफ फूड, अपनी सिलेक्शन चेंज करनी है, अपना पोर्शन साइज डिक्रीज करना है, लेकिन आपने अपनी खाने पीने को नहीं छोड़ना। इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। आप कमजोर और बीमार और नकाहत की तरफ जाएंगे, आप हेल्दी नहीं होंगे। आपने वेट लूज भी करना है और आपने सेहतमंद होना है, लेकिन नंबर 1 गोल कभी भी लाइफ में वेट लॉस नहीं, वो सेहतमंद होना चाहिए। सही, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर की हैं हमने, किस तरह से किस चीज़ का इस्तेमाल, प्रॉपर टाइमिंग क्या है और किस तरह से आप लस्सी बना सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके साथ हमने शेयर की हैं। अब आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खुद डिसाइड करना है कि आपने किस टाइम पर और किस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सहर, मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों को? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी सब देखने वालों को कि अब रमज़ान के रोज़े आ रहे हैं, प्लीज़ उन मशरूबात का इस्तेमाल ना करें जिनमें चीनी बहुत ज़्यादा है, जो ठंडे बहुत ज़्यादा हैं। एंड रिमेंबर दिस फॉर लाइफ, आज का मैसेज, डू नॉट ड्रिंक योर कैलोरीज एक्सेप्ट लस्सी। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है। और माह रमज़ान में आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि आप सेहतमंद भी रह सकें और किसी भी किस्म की परेशानी का सामना भी आपको ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट शामिल कर लेते हैं जिसमें सबसे पहले हमने जानना है कि आज के भाव क्या हैं। जी, आज के भाव जानने के लिए ज़रूरी ये है कि मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। आगे जी रमज़ान की आमद है और सब्जियों के नर्ख हम देख रहे हैं कि शहरी शिकायत ये कर रहे हैं कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन एक और चीज़ जो कि पॉइंट आउट की जा रही है शहरियों की जानिब से, वो ये है कि सरकारी नर्खनामा अवेलेबल होता है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। तो मार्केट की सूरत हाल हम फारान से जान लेते हैं। ओवर टू यू।
सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आज आलू की कीमत में इस्तेकाम में 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। प्याज की कीमत में 3 रुपये कमी हुई है, 25 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। टमाटर की कीमत में भी आज 3 रुपये कमी हो गई है, 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। लहसुन की जो देसी है उसकी कीमत में इस्तेकाम है 90 रुपये, जबकि लहसुन चाइना की कीमत में 2 रुपये कमी, 158 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। अदरक थाईलैंड 310, अदरक चाइना 315 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। खीरे की कीमत में भी आज 3 रुपये कमी हुई है, 34 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। करेले की कीमत में इस्तेकाम है 67 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। पालक 18 रुपये, मेथी 39 रुपये, बैंगन की कीमत में 5 रुपये इजाफा है, 42 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। बंद गोभी 21, फूल गोभी 47 रुपये, शिमला मिर्च 52 रुपये, सब्ज़ मिर्च की कीमत में 10 रुपये इजाफा है, 62 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। खिया कद्दू 52 रुपये, लीमू देसी की कीमत में भी आज फिर 10 रुपये इजाफा है, 275 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। भिंडी की कीमत में 4 रुपये कमी है, 120 रुपये फ़ी किलो। शिमला में शलजम की कीमत में 6 रुपये इजाफा है, 27 रुपये। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सब्जियों की कीमतें आपने हमें बताई। अभी एक अपडेट आई है, अब तक पहुंचा देते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, सीनियर वज़ीर पंजाब जो हैं अब्दुल अलीम खान, वो भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं और उनकी मसरूफियात के हवाले से हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का आज उन्होंने बाकायदा इफ्तिताह करना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार भी उनके हमरा हैं। वज़ीर तालीम वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हमरा मौजूद हैं। इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। अपना आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।